Hello students, in last class we are talking about the concentration of solution. Today we will start another part of solution that is called solubility. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है solubility. सबसे पहले हम देखते हैं कि solubility का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं. सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया और यहाँ पे कोई सॉल्यूट आप मिक्स कर दें. ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट मिक्स किया, तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा. ठीक है, तो इस सॉल्वेंट का जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट के अंदर, सपोज 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 500 ml है, जो भी अमाउंट है, अगर सपोज मान लीजिए ये आपका 1 लीटर है, तो इस 1 लीटर सॉल्वेंट की एक टेंडेंसी होगी कि इसके अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो सकता है. इस सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो सकता है, उस डिजोल्व होने की जो टेंडेंसी है सॉल्यूट की, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं. तो आई थिंक इज इट क्लियर, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी के अंदर इसकी डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, आप बड़े आराम से इसकी डेफिनेशन आराम से बता सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है एक्चुअली, कि हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज तो देखा कि जब आप किसी सॉल्यूट को, सपोज मान लीजिए सॉल्ट है, आपका सॉल्ट हो सकता है या शुगर, जो भी आप कंसिडर करना चाहें कर सकते हैं. अभी फिलहाल हमने यहाँ पे सॉलिड कंपोनेंट्स लिया है. ठीक है, तो जब आप किसी सॉल्ट या शुगर को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, तो इन पार्टिकल्स का डिसइंटीग्रेशन होगा. ये पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स में टूटेंगे, तभी जाके वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. क्योंकि आप देखते हैं कि सॉल्ट पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स, लेकिन जब हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो पार्टिकल्स डिसअपीयर हो जाते हैं. इसका सीधा सा मतलब है कि ये पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं. तो जो डिसोसिएशन होने की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन. इज इट क्लियर? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन. ओके, एंड देन आफ्टर वी टॉक अबाउट द इंटरेक्शंस व्हिच टेकिंग प्लेस बिटवीन व्हेन सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. तो आप बहुत सिंपल सा देख सकते हैं, सॉल्वेंट को हम ए से कंसीडर करते हैं, सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है जिससे कि सॉल्यूशन बनेगा, वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन. यानी कि जब हम किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, उन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, और तब जाके आपका क्या बनता है, सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूट के उस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है. ठीक है, अब जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, इसको हमें किस तरीके से टैकल करना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है. टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी. फिजिकल स्टेट, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनकी फिजिकल स्टेट यानी कि सॉलिड लिक्विड किस फिजिकल स्टेट में ये प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. तो ये 3 कॉम्बिनेशंस हमें पढ़ने हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर, कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, किसी लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो कैसे डिसॉल्व होगा, और किसी गैस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा. ठीक है, अब एक चीज और यहां पे मैं आपको समझा देता हूं
जब हम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जब तक डिसॉल्व होते रहते हैं तो उस डिसॉल्व होने तक की जो प्रोसेस होती है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेशन की कंडीशन। अनसैचुरेशन की कंडीशन जब तक कि वो सॉल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर डिसॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन सॉल्यूट पार्टिकल्स का डिसॉल्व होना उस सॉल्वेंट के अंदर रुक जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हम कहते हैं कि वो सॉल्यूशन अब कैसा सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो आई थिंक मुझे आपको समझाना है। जैसे सपोज एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लीटर आपका वाटर है, ठीक। इसमें हमने कहा कि इस 1 लीटर वाटर की कैपेसिटी है कि इसमें 100 ग्राम शुगर आसानी से डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर हम यहीं पे 105 ग्राम शुगर 40 डिग्री सेल्सियस पे दे दे तो क्या हम पहले तो हमने डिसाइड करा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के अंदर 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व होता है। अब हम उस 100 ग्राम के बजाय 105 ग्राम अगर सॉल्यूट लेंगे तो क्या 5 ग्राम जो शुगर होगा वो इस टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। तो 100 ग्राम जब तक डिसॉल्व होगा तब तक हम कहेंगे कि अनसैचुरेशन की कंडीशन है। लेकिन जैसे ही वो 101 होने लगेगा तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, क्योंकि अब वहां पे और कोई सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन जो सैचुरेशन की कंडीशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फर्दर कुछ अमाउंट सॉल्यूट पार्टिकल्स का उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सैचुरेशन की कंडीशन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके, अब हम उन तीनों कॉम्बिनेशंस में से एक कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। जो कॉम्बिनेशन अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। इस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है जिसमें एक कंपोनेंट आपका सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा कंपोनेंट आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का हमें डिस्कशन करना है कि किस टाइप के सॉलिड होंगे तो वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, ये चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को जब हम उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होंगे तो वो अफेक्ट करेंगे। तो वो जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility, factors affecting solubility। बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इजीली क्लियर भी हो जाएगा, आपको कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं पढ़ना है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि जो हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो जो आपका सॉल्वेंट है और जिसको हम इसमें डिसॉल्व करेंगे यानी कि सॉल्यूट, इन दोनों का नेचर कैसा है। जब हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज समझनी है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका नेचर कैसा होगा तो वो अच्छे से डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, KCl हो गया आपका, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, दीज ऑल आर आयोनिक एंड बेंजीन हो गया आपका, टोलुइन हो गया आपका, ठीक है। हम यहाँ पे समझने की ये कोशिश करते कि जो ये आपके ये सॉल्यूट हमने लिया है और हमें इसको सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डिसॉल्व करना है।
ध्यान से इस बात को समझिएगा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर। वाटर आपको पता है कि ये पोलर नेचर का होता है, ठीक। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है कि जो सॉल्यूट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से, कैसे उसके नेचर पे डिपेंड करेगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इनका सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बॉन्डिंग है, जो नेचर है, जैसे ये जितने भी ये पोलर या आयोनिक है, वाटर भी पोलर या आयोनिक है, जबकि ये जो कंपाउंड्स है ये क्या है? नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो चीज हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट, वो होगा लाइक, डिजोल्व, लाइक। अब इसका क्या मतलब है? लाइक, डिजोल्व, लाइक का मतलब क्या है कि जिस नेचर का सॉल्यूट उसी नेचर का सॉल्वेंट, जिस नेचर का सॉल्यूट उसी नेचर का सॉल्वेंट। अगर दोनों का नेचर एक जैसा होगा तो वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होंगे, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या होगा? डिजोल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो भी आपके सॉल्यूट है वो वाटर में डिजोल्व होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे, और होंगे भी, क्योंकि इनका नेचर आयोनिक, ये भी पोलर, तो ये इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि क्या ये जो कंपाउंड्स है वो वाटर में डिजोल्व होंगे, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? नॉन पोलर है, और नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होगा। अगर इनको डिजोल्व करना है तो इसके लिए सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। जैसे अगर हम वाटर के बजाय यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी नेचर नॉन पोलर, और जो सॉल्यूट है उनका भी नेचर नॉन पोलर। तो जो सॉल्यूट होगा अब वो इसमें क्या होगा? डिजोल्व होगा। लेकिन अगर हम इसको इसमें डिजोल्व करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं, और इसको इसमें डिजोल्व करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको यही चीज समझनी है कि सबसे पहले जब किसी भी सॉल्यूट को पूछा जाता है कि सॉल्युबल होगा या नहीं होगा, तो पहले आप उसके नेचर को चेक कीजिए कि इसका नेचर कैसा है। अगर दोनों का नेचर सिमिलर है, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, तो आप कह सकते हैं कि ये सॉल्युबल होगा, ठीक है। और भी फैक्टर्स है जिनको हम धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सॉल्युबिलिटी पे कैसे कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमें डिस्कस करना है। जैसे जो आपका सॉल्वेंट हमने वाटर लिया, इसी के अंदर हम एक आयोनिक सॉलिड डिजोल्व करते। कैसा सॉलिड डिजोल्व करते? आयोनिक सॉलिड डिजोल्व करते। तो देखते हैं क्या आयोनिक सॉलिड के वाटर में डिजोल्व होने पे कोई ऐसा फैक्टर है जो रोल प्ले करता है, या किस तरीके से जो सॉल्यूट है वो डिजोल्व होगा, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। जब हम कोई सपोज NaCl, KCl, MgSO4 कोई सा भी आप चूज कर लीजिए, ठीक है। It will dissociate into NaCl, Na plus and Cl minus. When these solute particles are dissolved in water, they dissociate into ions because ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पे वो आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दो आयंस बने, एक केटायन और एक एनायन। जब कोई कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड अपने आयंस में टूटता है तो उसमें जो लगी हुई इंथैल्पी होती है, जो इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम कहते हैं लैटिस इंथैल्पी। कौन सी इंथैल्पी? लैटिस इंथैल्पी, ठीक है। समझना इस बात को कि ये लैटिस इंथैल्पी है। जब आपने सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर डाला होगा तो वो Na+Cl- में डिसोसिएट हो गया होगा। जब वो वाटर के अंदर है तो उनके केटायन या एनायंस को वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से क्या कर लेंगे? घेर लेंगे, तभी तो वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा, जो भी एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपने 11th क्लास में पढ़ा कि जब किसी केटायन या एनायन के सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्युमुलेशन होता है तो उस एक्युमुलेशन के टाइम पे जो इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है उस इंथैल्पी को हम कहते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी। द इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू एक्युमुलेट द वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग ऑफ केटायन और एनायन इज कॉल्ड हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है।
तो दो चीजें यहां से निकली, एक लैटिस एंथैल्पी, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो जो आयोनिक सॉलिड्स होते उनके सॉल्युबिलिटी के लिए हम देखते हैं कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए लैटिस एंथैल्पी से। लैटिस एंथैल्पी से अगर ज्यादा होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी तो वो जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। हमने दो इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, एक लिया मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा हमने लिया बेरियम सल्फेट। दोनों एक ही ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के ऑक्सो एनायन से, दोनों आयोनिक कंपाउंड से, तो हम कहेंगे कि दोनों सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। बट दोनों सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये आपका इनसॉल्युबल होता है और ये आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है। वो इस वजह से होता है कि इस मैग्नीशियम आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बेरियम आयन से क्या होती है, ज्यादा होती है। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की साइज छोटी होगी, बेरियम की साइज बड़ी होगी। जब छोटी साइज है हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इस वजह से ये सॉल्युबल होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं। आगे हमें यहाँ पे पढ़ना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात समझने, अगर हम सोचते हैं कि सॉलिड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो इंक्रीज होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ कंपाउंड्स की वजह से ऐसी कंडीशन आती है जिसको थोड़ा हमें समझना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूं, NaCl, KCl, KNO3। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, Na2CO3.H2O, Li2CO3, सीरियम का भी जो कंपाउंड्स होता है, Li2CO3 हो गया आपका, ये हो गया। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी, अगर मान लीजिए आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर सॉल्यूट आपका सॉलिड स्टेट में है, सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, और ये आपका बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, इंथैल्पी। इंथैल्पी की ही हेल्प से हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए ये आपका सॉल्वेंट है, इसके अंदर आप इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आपका सब्सटेंस आप डिसॉल्व करते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी को आपको चेक करना है, तो हमें यही तो देखना होगा कि इसकी, जब हम इसमें मिक्स कर रहे तो वहां पे इंथैल्पी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है, ठीक है। तो जब आप इन सब्सटेंसेस को मिक्स करेंगे तो इंथैल्पी गेन होगी, और जब इंथैल्पी गेन होती है तो हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जब इन सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो वहां पे इंथैल्पी क्या होती है, रिलीज होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को नेगेटिव से और एंडोथर्मिक को पॉजिटिव से। अब जो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे हमने दिखा रखी है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इक्विलिब्रियम में दिखाया गया है सॉल्यूशन बनने के लिए, तो ये एक बहुत ही खास बात के लिए दिखाया गया है। इसमें हम यूज करने वाले हैं ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हम उसका यूटिलाइज करेंगे, आप जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ठीक है, पहले केस के लिए बात करते हैं जो आपका NaCl KCl टाइप का है, यानी कि एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है यानी कि वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पे हीट कम है। हीट कम होगी तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट, जरूरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप के सॉलिड को हम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर इस टाइप के सॉलिड से जिसको डिसॉल्व करने से वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पे अगर हीट रिलीज होती है तो हमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा जिससे कि वो आसानी से उसमें क्या हो पाए, डिसॉल्व हो पाए, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड लिक्विड और गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।